जय हिंद। आई एम अरुण कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल T2 क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको कि सार्क के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। हाल ही में मार्च 2022 में कोलंबो में इसका एक समिट हुआ था वर्चुअल माध्यम से, इसलिए करंट का टॉपिक भी बन जाता है। हाल ही में एग्ज़ाम हुआ यूपी PCS 2022, उसमें प्री में ये क्वेश्चन आया है। मेंस के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। बिम्स्टेक क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए जो देश हैं या बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश जो कि किसी ना किसी रूप से बंगाल की खाड़ी से संबंधित हैं, उन देशों का ये समूह है। फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मल्टी सेक्टोरियल का मतलब होता है बहुक्षेत्रीय, टेक्निकल तकनीकी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ये क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तटवर्ती और समीपवर्ती देशों का जो कि बंगाल की खाड़ी के हैं। 7 देश इसमें आते हैं। याद करने की ट्रिक आप कर सकते हैं MBBS NIT म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भारत और थाईलैंड, ये MBBS NIT बन जाएगा। अब इसमें से ये जो 5 देश बीच वाले हैं भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भारत, ये साउथ एशिया के देश हैं। म्यांमार और थाईलैंड जो हैं ये साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। इनमें से भी नेपाल और भूटान लैंडलॉक कंट्री हैं जो अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं बंगाल की खाड़ी के साथ, लेकिन उनके आर्थिक विकास और उनका जो टेक्निकल है विकास है, तकनीकी विकास है, काफ़ी चीज़ें और उनका जो वहाँ पे सामान आता है वो काफ़ी चीज़ों से जुड़े हुए हैं बंगाल की खाड़ी के साथ में। कौन कौन से देश? भूटान और नेपाल, इसलिए उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसका मेन उद्देश्य जो है, हालांकि इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम आगे पढ़ेंगे बिम्स्टेक के, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना। क्षेत्र में जो देश हैं वहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो और तेज़ी से हो सके ऐसा वातावरण बनाना है, और जो सामाजिक प्रगति है जो सोशलिज्म है उसमें तेज़ी लाना, उसमें बढ़ावा देना। कौन कौन से देश मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे इंडिया है, नेपाल है जो लैंडलॉक है, भूटान है जो लैंडलॉक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। ये 7 देश इसमें सम्मिलित हो जाते हैं बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक का गठन करा गया था 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। 1997 में ही एक दूसरे संगठन का भी गठन किया गया था जिसका नाम है IORA इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वो भी 1997 में ही बनाया गया था। 1997 में जब बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसका गठन किया गया तो इसमें जो मेन इनिशिएटिव लिया था वो IK गुजराल हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका एक 5 सूत्रीय प्रोग्राम था। उसी प्रोग्राम के तहत इसका गठन किया गया था। शुरू में 1997 में इसमें 4 ही देश थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। तब इसका नाम बिस्ट ईसी हुआ करता था। 1997 में इसमें म्यांमार जुड़ गया। 2004 में इसमें नेपाल और भूटान भी आके जुड़ गए तो इसका पूरा नाम बन गया बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 2004 में ये दोनों देश जुड़े थे, दोनों लैंडलॉक देश हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है बिम्स्टेक के? जैसा मैंने आपको बताया, क्षेत्र में तीव्र गति के लिए आर्थिक विकास का वातावरण तैयार करना, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना कि सारे देश आपस में सहयोग रखें और सारे देश में इक्वलिटी बनी रहे, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों में सहयोग और पारस्परिक सहायता, शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे का पूर्ण सहयोग, ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव है। याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, मेंस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिम्स्टेक के प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ये काम करता है? तो समान संप्रभुता, सभी देशों की जो सोवरेनिटी है वो इक्वल है, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, कोई किसी के राजनीतिक दबाव में काम नहीं करेगा और किसी की इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, कोई देश आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए वही बात आ गई। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को रिलेशनशिप, वो भी पीसफुली, पारस्परिक लाभ, एक दूसरे के साथ ऐसा तालमेल बिठा के रखें कि एक दूसरे को लाभ होता रहे। और ये आखिरी है, सदस्य देशों के मध्य अंत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने की बजाय अन्य विकल्प प्रदान करना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें 2 देशों के बीच में एक बन जाता है कि ये कुछ ऐसा एक रिलेशन बन जाता है, कुछ ऐसा
एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उनके बीच में कुछ टकराव से उत्पन्न होने लगते हैं। वो टकराव का कारण राजनीति हो सकता है, उस टकराव का कारण बॉर्डर हो सकता है, उस टकराव का कारण पॉलिटिक्स हो सकता है, और उस टकराव का कारण व्यापार भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर आपस में कंपटीशन की भावना ना आए और ये चीज़ों को लेकर एक दूसरे में टकराव उत्पन्न ना हो, तो ऐसे विकल्प ढूंढना है ताकि ये चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से सोल्व हो सकें। अगली बात हम करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं इस क्षेत्र में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल जो प्रोग्राम है, इस क्षेत्र में कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा वीडियो। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो भारत और म्यांमार का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू भारत अपने कलकत्ता पोर्ट से म्यांमार होता हुआ अपने नॉर्थ ईस्ट में जा सकता है। ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। ये रोड, सी और रिवर तीनों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। आसियान ट्राईलैटरल हाईवे, 3 देशों ने मिलकर एक हाईवे निर्माण कर रहे हैं। हाईवे के थ्रू हम इंडिया से थाईलैंड जा सकते हैं वाया म्यांमार। 3 देश इसमें सम्मिलित हैं। इसको आसियान ट्राईलैटरल हाईवे का निर्माण करा जा रहा है। और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट करा गया है। BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल क्यों करा गया है कि इन देशों के बीच में यात्री वाहन और जो माल वाहन है वो बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से एक दूसरे के बॉर्डर के अंदर प्रवेश कर सकें। भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है, तो देखिए भारत की कुछ पॉलिसियां हैं। नेबरहुड फर्स्ट, मतलब जो हमारा पड़ोसी है उसको हम हर मामले में प्रधानता देंगे। उसका भी जो इम्पोर्टेंस है वो बिम्स्टेक में आ जाता है, क्योंकि बिम्स्टेक में सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। एक्ट ईस्ट की नीति भारत ने अपनाई हुई है, तो एक्ट ईस्ट के तहत भी इसका महत्व आ जाता है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, थाईलैंड और म्यांमार। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास की नीति भारत ने अपनाई हुई है, और जब इस नीति के तहत ये प्रोजेक्ट सारे बन रहे हैं तो इन प्रोजेक्ट से किसका विकास होता है, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास ही होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाता है। चीन ने एक इनिशिएटिव चलाया हुआ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत वो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपना दबदबा बनाना चाहता है। उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी टक्कर देता है, जवाब देता है, या उसके कंपटीटर के रूप में काम करता है हमारा बिम्स्टेक। और सार्क के विकल्प के रूप में भी बिम्स्टेक को देखा जा रहा है। 2016 में जब उरी में हमला किया, पाकिस्तान प्रायोजित हमला था वो, ऐसे सबूत हमें मिले, तो उस हमले के बाद पाकिस्तान में एक शिखर सम्मेलन होना था सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज़ का समिट बोलेंगे उसको, शिखर सम्मेलन होना था, जिसका भारत ने बहिष्कार किया और बिम्स्टेक के देशों ने भी बहिष्कार किया। और उसके बाद क्या हुआ कि उस शिखर सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसके विकल्प के रूप में हम बिम्स्टेक को अभी देख सकते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 सूत्रीय प्रोग्राम है, ये 14 क्षेत्रों में काम करता है। एरिया ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग के 14 क्षेत्र हैं, इनमें से कोई सा भी विकल्प के रूप में आपको दिया जा सकता है, याद कर लीजिएगा 14 है, काफ़ी ज़्यादा है ये। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है, एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, दूरसंचार और ट्रांसपोर्टेशन के काम में काम करता है, टूरिज्म के क्षेत्र में काम करता है, फिशरीज मत्स्य पालन मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में काम करता है, कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र के लिए एक सहयोग में काम करता है, कल्चरल कोऑपरेशन के क्षेत्र में काम करता है, एनवायरनमेंट एंड डिसास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करता है, जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है और जो अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं, डिजास्टर हो जाते हैं, जैसे बाढ़ आना, सुनामी आना, तूफान आना, उसके लिए भी ये सहयोग का काम करता है। पब्लिक हेल्थ के लिए के क्षेत्र में भी काम किया जाता है, सहयोग किया जाता है पब्लिक हेल्थ में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में, पावर्टी एलिवेशन में, गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए काम करता है, काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में, जो हमारा आतंकवाद है उसको काउंटर करने के लिए ये संगठन काम करता है, और क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये संगठन काम करता है, जो पर्यावरण में जो मौसम में परिवर्तन आ रहे हैं उस क्षेत्र में भी काम करता है। 14 सूत्रीय प्रोग्राम है, फिर से याद करेंगे हम। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और इन्वेस्टमेंट का काम करेगा, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का काम करेगा, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दूरसंचार और परिवहन के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, फिशरीज के क्षेत्र में यानी मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में, कल्चरल कोऑपरेशन सांस्कृतिक सहयोग के रूप में, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पावर्टी एलिवेशन
और काउंटर टेररिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन में दे दिए जाएंगे और मैच द फॉलोइंग में ये आ सकता है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट लेके 2-4 बार रिवाइज कीजिए। 14 है, ज़्यादा है इसलिए याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। अब ज़्यादा है तो इसके लिए एक चुनौती भी बन जाता है, क्योंकि इसके जो क्षेत्र हैं, सहयोग के क्षेत्र हैं, वो 14 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो विस्तृत कार्य क्षेत्र बन जाता है, वो इसके लिए एक चुनौती बन जाता है। तो उसको हम बिम्स्टेक की चुनौतियों में डाल दिया गया है, विस्तृत कार्य क्षेत्र। 14 सूत्रीय प्रोग्राम है। दूसरी चुनौती क्या है बिम्स्टेक के लिए? बैठकों में निरंतरता का अभाव। जब ये बिम्स्टेक का गठन करा गया था 1997 में, तब ऐसा तय किया गया था कि हर 2 साल में इसका समिट होगा, लेकिन 2022 आ गई है और अब तक 5 ही समिट हुए हैं, और 5वां समिट तो अभी 30 मार्च 2022 को हुआ है। तो बैठकों में निरंतरता का अभाव देखा गया है, इसकी चुनौती है। सदस्य राष्ट्रों द्वारा बिम्स्टेक की उपेक्षा की गई है, क्योंकि सार्क ग्रुप पहले था, सार्क को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी, बिम्स्टेक की उपेक्षा की जा रही थी, लेकिन सार्क के जाने के बाद फिर से ये जो है एक इंटरनेशनल संगठन बन के सामने आ रहा है। विस्तृत कार्यक्षेत्र मैंने आपको बता दिया। मुक्त व्यापार समझौते का अभाव। यहाँ पर फ्री ट्रेड पॉलिसी अभी तक अपनाई नहीं गई है, इसको अपनाया जाना चाहिए, ये इसके लिए एक चुनौती का काम है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर जो है वो ढाका बांग्लादेश में है, जिसका 33% फंडिंग जो भारत से होती है। कुल खर्चे का 33% केवल भारत ही उठाता है, याद रखिएगा। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर जो है ढाका बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसका जो 5वां समिट हुआ वो श्रीलंका में हुआ था, वर्चुअल मोड से हुआ था। 30 मार्च 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से उसमें भाग लिया, और 5th समिट में थाईलैंड को जो है चेयर नेशन बना दिया गया। इसके जो चेयर नेशन है वो अल्फाबेटिकली रूप में हर बार चेंज होते रहते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अभी थाईलैंड को इसका चेयर नेशन बना दिया गया है। और 5th समिट में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि बिम्स्टेक चार्टर साइन किया गया है, अडॉप्शन अपनाया गया है और साइन किया गया है बिम्स्टेक चार्टर को। बिम्स्टेक चार्टर क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। बिम्स्टेक चार्टर आने के बाद आप याद रखिए कि ये क्षेत्र जो है एक अंतर्राष्ट्रीय, ये जो संगठन है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में सामने आया है। इसको एक झंडा भी मिल गया है, इसका एक सिंबल भी मिल गया है, और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है बिम्स्टेक चार्टर के आने के बाद। सार्क और बिम्स्टेक में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। सार्क और बिम्स्टेक में आप क्या कीजिए, तुलना कीजिए या उनका अध्ययन कीजिए एक साथ, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज जो है वो एक क्षेत्रीय संगठन है। सार्क में कितने देश हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बिम्स्टेक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्यों? क्योंकि इसमें साउथ एशिया के देश भी हैं और साउथ ईस्ट एशिया के देश भी हैं। सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद। वहीं बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद। सदस्य देशों में अविश्वास एवं संदेह की स्थिति है। कारण है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वजह से यहाँ पे सदस्य देशों में अविश्वास और संदेह की स्थिति बनी हुई है सार्क में। लेकिन बिम्स्टेक में क्या, सदस्य राष्ट्र जो हैं परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। यहाँ ऐसा बॉर्डर वाली टेंशन और टेररिज्म वाली टेंशन नहीं है। सार्क जो है वो क्षेत्रीय राजनीति से त्रस्त है, जबकि बिम्स्टेक जो है वो आर्थिक सहयोग और सुधार की भावना से काम करता है। सार्क में शक्ति संतुलन असीमित है। जो हमारा शक्ति संतुलन है वो असीमित है, मतलब भारत ही मेन आ जाता है, पाकिस्तान अपने आप को मेन समझने लगता है। तो शक्ति संतुलन जो है वो असीमित है सार्क में। कारण क्या है? क्योंकि क्षेत्रीय देशों में अविश्वास है, वही बात आ जाती है। लेकिन बिम्स्टेक में क्या है, भारत और थाईलैंड की उपस्थिति होने के कारण, भारत जो कि साउथ एशिया का देश है, थाईलैंड जो कि साउथ ईस्ट एशिया के देश है, उन दोनों की उपस्थिति कारण सत्ता का संतुलन बन जाता है। कोई एक देश का वर्चस्व नहीं होता है, जैसे कि सार्क में केवल भारत का वर्चस्व हो जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ 5% है सार्क का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ 5% है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नहीं बोलेंगे, इसको अंतर क्षेत्रीय व्यापार बोलेंगे, केवल 5% है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो है बिम्स्टेक में वो पिछले 1 दशक में 6% तक बढ़ गया है। तो काफ़ी प्रगति कर रहा है बिम्स्टेक, इतनी उपेक्षा होने के बाद भी। हालांकि आने वाले समय में बिम्स्टेक को काफ़ी तेज़ी से आगे आप बढ़ता हुआ देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था बिम्स्टेक, मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो IORA में, इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक अपना खूब ध्यान रखें।